ऑनलाइन तो केवल झूठ फैलाया जा सकता है। झूठ फैलाने में तो आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी डाल दे, कुछ भी कह दे, कोई जोड़ लग रहा है इनका। परंतु आज देश समझ रहा है, देश देख रहा है इनके क्या क्या झूठी बातें गढ़ी जा सकती हैं, दुष्प्रचार किया जा सकता है। इसमें तो राहुल गांधी और कांग्रेस इंडी गठबंधन पूरा माहिरा। कैसे गढ़ना, एक ऐसी पता नहीं कहां से चलेगा, चलकर उसमें ऐसा प्रेजेंट कर देंगे लोगों के सामने, भाई ये तो बड़ा खतरनाक काम कर दिया। परंतु अब ये चलने वाला नहीं कांग्रेस का ये झूठ भी बिकने वाला नहीं है। झूठ के ऊपर झूठ कांग्रेस बोलती है। अब कांग्रेस का झूठ भी, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं ऐसी हालत होगी है कांग्रेस की। राहुल गांधी ने कहा कि यह मामला संयोगवश तब प्रकाश में आया जब एक बूथ स्तर के अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट ही गायब है। बड़ी गंभीर बात कही। कहा उसके तो ध्यान में तब आया जब एक ने देखा कि उसके चाचे का ही वोट गायब है। जांच करने पर पता चला कि मतदाता को हटाने के लिए पड़ोसी के प्रमाण पत्रों को इस्तेमाल किया गया था। पड़ोसी के, कितना बड़ा ये झूठ गढ़ने का काम करते हैं। हालांकि वास्तव में न तो चाचा ने और न ही पड़ोसी ने ऐसा किया था। चाचा तो नेहरू भी था, इसी का वो था ना, चाचा ही याद आवेगा, और क्या होगा है, चाचा ही याद आवेगा। गजब कर रहा है ये भी, कितना झूठ फैला रहा है, देश के सामने फैला रहा है। कोई अधिकार नहीं है झूठ बोलने का। राहुल गांधी ने कई नाम दिखाए और दावा किया कि इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये दावा भी किया। नाम क्या थे? नाम था इस्माइली, जो कहा मतदाता सूची से हटा दिए। इस्माइली, दोस्तागिर के पुत्र अल्लाउद्दीन, अजमेर, नाजिर, उस्मान और मुख्तुम के पुत्र अल्लाउद्दीन। साफ जाहिर है कि वे एक धर्म विशेष के नाम पर जहरीली, खतरनाक और भड़काऊ बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। समाज को दरार पाने का काम, समाज को तोड़ने का काम। कहां तक गिरेगी कांग्रेस, किस हद तक जाएगी, देश देख रहा है किस प्रकार से जाति धर्म के नाम के ऊपर कांग्रेस दरार डालने का काम कर रही है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को भी मालूम है इस बात के बारे में। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है, उसमें बड़ी पारदर्शिता है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन फार्म 7 भरना होता है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा तो उसका फार्म नंबर 7 भरा जाएगा। इसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास अथवा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होता है। किसी मतदाता का नाम हटाने की एक पूरी प्रक्रिया है और यह कार्य बूथ लेवल अधिकारी और ईआरओ की निगरानी में होता है, बीएलओ की निगरानी में होता है। एक हमारा ईआरओ
और बूथ लेवल ऑफिसर उनकी निगरानी में होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया है। नाम हटाने से पहले यह भी पूछा जाता है, उससे पूरी पूछताछ होती है कि आपका नाम क्यों हटा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर किसी ने 2 जगह उसका वोटिंग हो गया, 2 जगह वोट बन गए, उसकी सारी प्रक्रिया पूछी जाती है, उसको भर के भी देना पड़ता है, उसका कारण देना पड़ता है भर करके, उसके बाकायदा साइन होते हैं उसके ऊपर। क्या गुमराह कर रहा है, कौन सा हाइड्रोजन बम लेकर के आया। भले ही यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी कांग्रेस मतदाताओं को हटाने की साजिश के बारे में सच बोल रहे हैं, इस जो प्रक्रिया है, इतनी कठोर प्रक्रिया से गुजरे बिना यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, परंतु यह गुमराह करी जा रहा है। किसी भी वोटर को किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। ऐसे नहीं हटाया जा सकता कि उसको ऑनलाइन हटा दिया। जैसे राहुल गांधी ने गलत धारणा बना रखी है, उसने तो बेचारे ने हाइड्रोजन बम फोड़ना था, अब फोड़ गया। उसको ये तो पता नहीं है अभी क्या इसके अंदर क्या नहीं, पता नहीं किसी ने लिख कर दे दी कौन उसका वो मुद्दा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती, बीजेपी ऑक्सीजन उससे ले गई। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अवसर दिए बिना अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकाला जाता है तो जो व्यक्ति इफेक्टेड होता है उसकी सुने बिना उसको सुनवाई का पहले अवसर दिया जाता है, फिर वोटर को नहीं हटाने दिया जा सकता। उसको सुनने के बाद ही तो होता है ना, उसको पूछा जाता है कि क्या कारण है क्या नहीं है सारा। परंतु एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एफआईआर वर्ष 2023 में दर्ज हुई। कर्नाटक सीआईडी द्वारा चुनाव आयोग को पत्र फरवरी और मार्च 2023 में लिखा गया था चुनाव आयोग द्वारा। तब कर्नाटक में भाजपा की सत्ता थी जब चुनाव आयोग ने लिखा। कौन सा इसने रिकॉर्ड उठाया, कहां से उठाया, तो राहुल गांधी जी के तर्क, भाजपा वोट चोरी कर रही थी, जो राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं, और भाजपा खुद ही अपने खिलाफ सीआईडी करवा रही थी, जांच कर रही थी, अपने आप ही कर रही थी। क्या कमाल की बात है, भाजपा चुनाव हार गई। अगर वोट चोरी हो रहे थे, क्यों हार गई? राहुल गांधी इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दे, जिसने लिख कर दिया वो कौन दिमागदार इसके पीछे बैठे आ जो। जहां तक मालूर विधानसभा क्षेत्र की बात है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसके कांग्रेसी विधायक केवाई नंजेगौड़ा के चुनाव को 4 दिन पहले ही 16 सितंबर 2025 को रद्द किया है। चुनाव से 4 दिन पहले, और 2023 के विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की पुनः गणना का आदेश दिया गया है। याचिका में कांग्रेस उम्मीदवार पर मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप भी लगाया गया है। अदालत ने भाजपा के एस मंजूनाथ गौड़ा द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो नंजेगौड़ा से केवल 248 वोटों से हार गए थे। ये जिनकी बातें कर रहे हैं। लगभग 2 साल की सुनवाई के बाद अदालत ने पुनः मतगणना के पक्ष में फैसला सुनाया और नंजेगौड़ा के चुनाव को
अवैध घोषित कर दिया। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने मतगणना में धांधली की थी। राहुल गांधी का एक और झूठ उजागर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में 19 दिसंबर 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची से लोगों के नाम हटा दिए। मैं उनके इस आरोप के बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के बीएलओ के पास इसकी जांच करके उनके नाम वापिस जोड़ने के लिए 5 महीने का समय था। अगर वे वास्तव में कांग्रेस के मतदाता थे तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? कांग्रेस के बीएलओ क्या कर रहे थे? यह एक विचारणीय विषय है। इस मामले में राहुल गांधी ने एक पीपीटी जारी की है जो त्रुटियां, कुतर्कों और मूर्खतापूर्ण धारणाओं से भरी है। ऐसा करके वे अपनी विफलताओं को छिपाने और देश में अराजकता फैलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को विकल्प दिया था कि वे सबूत के साथ शपथ पत्र दाखिल करें या वो देश से माफी मांगे या सबूत के साथ शपथ पत्र दें। इसकी भी समय सीमा बीत चुकी है और राहुल ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। वे केवल टीवी पर अपनी नाटक करने के लिए आते हैं, शक्ल दिखाने के लिए आते हैं। कानून के माध्यम से न्याय नहीं, ये इस प्रकार की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने खुले तौर पर चुनाव आयोग पर भारत को नष्ट करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जब उनके पास कोई सबूत नहीं होता है तो वे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। संस्थाओं को कमजोर करना कांग्रेस की संस्कृति रही है, उनके डीएनए में है। उन्होंने जिन नामों और निर्वाचन क्षेत्रों को उजागर किया है, ये सभी कांग्रेस की घुसपैठियों और राजनीति के अनुरूप चुने गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देती है। राहुल के बयानों से इसे फिर साबित कर दिया गया कि वह भारत में नेपाल, बांग्लादेश शैली की अराजकता लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय मतदाताओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे घुसपैठियों के वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। वे सब पत्र लेकर अपने झूठ को साबित करने के से इनकार करते हैं और इसके बजाय अराजकता की शहरी नक्सली पटकथा दोहराते हैं। कांग्रेस लोकतंत्र से खेल रही है, भाजपा उसकी रक्षा कर रही है। वह विभाजन को बढ़ाने के लिए हर मुद्दे में दलित, ओबीसी, आदिवासी का नाम घसीटते हैं, लेकिन वह ईमानदार मतदाताओं के अधिकार खोने के बारे में बात करने से बचते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ध्रुवीकरण और घुसपैठिए हैं। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ना, अशांति पैदा करना, भारत को अस्थिर करना, जबकि भाजपा लोकतंत्र की रक्षा करती है और कांग्रेस घुसपैठियों की करती है। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ असफल लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अराजकता फैलाकर इस खतरे में देश को डालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनके पास अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने का यही एकमात्र रास्ता बचा हो। कांग्रेस तो
जनहित भूल चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर कैसा लोकतंत्र है हम सब देख रहे हैं, आपको भी मालूम है, यह सब लोग देख रहे हैं, पता है लोगों को। विधानसभा चुनाव लगभग 1 साल होने को है, इसके बावजूद भी ये अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए। 1 साल हो गया, 3 विधानसभा के 70 बिना नेता प्रतिपक्ष के निकल गए। कोई दुल्ला नहीं है, बिना दुल्ले के बारात चल रही है और ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा नेता आज भी प्रतिपक्ष से वंचित है। कांग्रेस के लोग तो केवल भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। इन्हें अपने द्वारा चुनावों में की गई धांधलियां याद क्यों नहीं आ रही? मैं 1-2 उदाहरण देता हूं। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव में सुखबीर कटारिया बोगस वोटिंग मामला कौन नहीं जानता, खूब चर्चा में रहा। आरोप मुख्य रूप से फर्जी वोटर आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में हेरफेर करने पर आधारित थे। वर्ष 2009 में मतदाता जागरूक मंच नामक एक एनजीओ ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कटारिया और अन्य कई लोग गुरुग्राम चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। यह आरोप लगा आपके सामने है। और इसी मामले में 2013 में एक जिला अदालत के निर्देश पर कटारिया के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। यही कर दिए। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव 2014 में नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। इस क्षेत्र में 78% दर्ज किया गया, मतदान 78% दर्ज किया गया। विशेषकर जिला मुख्यालय नूंह में, जिसमें रैना गांव इलाके शामिल हैं, लेकिन जब लोगों से उनकी उंगलियों पर इंक मार्क दिखाने को कहा गया तो बहुत कम मतदाताओं की उंगलियों पर इंक के मार्क थे। ये देखा गया है। आमतौर पर ऊंचे मतदान प्रतिशत का मतलब होता है कि अधिकांश लोग विधिवत मतदान कर चुके हैं, उसका ये परिणाम होता है। लेकिन इंक मार्क की अनुपस्थिति इस निष्कर्ष को संदेशास्पद बनाती है। यही तथ्य चुनाव में बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग की आशंका को मजबूत करता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे। मित्रों, 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले कैथल निवासी पारस मित्तल ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर किया था कि जो लोग कैथल के निवासी नहीं हैं उनके वोट भी बनाए गए हैं। एक बड़ा समझदार है, कैथल के अंदर बैठा जो फीड करी जा उसको बताई जा, उनके वोट भी बनाए गए हैं जो कैथल के निवासी भी नहीं थे, कैथल के लोग भी नहीं थे। साथ ही ऐसे कई लोग हैं, उसने जो अपनी याचिका में कहा कि जिनके वोट कैथल और नरवाना दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हैं, वही तो इसको प्रेजेंटेशन दी होगी उसने बनाया। कहा नरवाना और कैथल के अंदर दोनों जगह वोट थे भी, दोनों जगह सूत लाकर अपना वहां भी पहले ये फर्जी वोट है, ये फर्जी वाड़ा था। मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी की नाक के बाल बने या रणदीप सुरजेवाला थे, उसको भी थोड़ी सी ध्यान करना चाहिए। पारस मित्तल ने 6 मई 2014 को 10,000 फर्जी वोटर की लिस्ट भी निर्वाचन अधिकारी को सौंपी थी। जांच के बाद
7,447 मतदाताओं को फर्जी मानते हुए मतदाता सूची से हटा दिया गया था। ये 2014 की बात है, यार इनका समय था, सरकार थी इनकी। मैं पूछना चाहूंगा कि उस समय प्रदेश में किसकी सरकार थी, बताने का काम करे। राहुल गांधी भी बताने का काम करे, जिसने स्क्रिप्ट लिख कर दिया वो भी बताने का काम करे, सुरजेवाला भी बताए। हमेशा कांग्रेस रोती रहती है लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव योग बिक गया है और वोटर लिस्ट से नाम गायब है। मैं राहुल गांधी को, कांग्रेस के एंटी गठबंधन के लोगों को बताना चाहूंगा कि ना तो लोकतंत्र आज खतरे में है मोदी जी के नेतृत्व में, ना आज चुनाव योग बिकता है और ना ही वोटर लिस्ट से नाम गायब होते हैं। आज ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम चल रहा है। आज सच्चाई सबके सामने है, फर्जी वोटर बाहर हैं और असली वोटर सुरक्षित हैं। सच यह है कि जिस एजेंसी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगा रही है, उस एजेंसी ने गत 17 अगस्त को अपनी रिपोर्ट ही वापस ले ली। इन्होंने तो सेटिंग करके उसको खड़ा कराया होगा, उसमें पता लग गया भी वही कार्रवाई होगी, मैंने तथ्य देने पड़ेंगे, उसने भी वापस ले ली। सच तो यह है कि न तो संविधान खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है। अगर खतरे में कोई है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस खतरे में है। जब रेफरी के खिलाफ कोई टीम पक्षपात करने के आरोप लगाती है तो मतलब उसने मन ही मन अपनी हार स्वीकार कर ली है, अगर कोई टीम आरोप लगाती है। लेकिन हकीकत में अपनी हार का ठीकरा उस रेफरी के सिर पर फोड़ देती है कि भाई इसने तो ठीक भूमिका नहीं निभाई है। ये हालात कांग्रेस के हैं। मित्रों, आज आपके माध्यम से मैं यह भी घोषणा करता हूं कि हमारे पिछले दिनों हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा मुझे यह बताया गया था कि 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू की गई और इस कारण हमारे जो मिलर्स अपना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं राइस मिलर्स को दिए जाने वाली बोनस की राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ा करके 30 जून 2025 करने की घोषणा करता हूं, जिससे लगभग 1000 मिलरों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे राइस मिलर्स की चावल की डिलीवरी अवधि को रीशेड्यूल करते हुए 30 जून 2025 करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय अनुसार इन सभी राइस मिलर्स को बोनस की राशि के अतिरिक्त होल्डिंग चार्जिंग में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा, जिसकी राशि लगभग 50 करोड़ रुपए तक होगी। और आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2025 की बजाय अब 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से हमारी जो खरीफ की फसल है उसकी खरीद शुरू हो जाएगी और धान का जो एमएसपी है वो धान जो कॉमन है उसका है 2369 रुपए और धान जो ग्रेड ए है उसका है 2389 रुपए। जबकि अगर हम देखें 2014 में ये 1360 था धान कॉमन का और आज ये 2369 रुपए है और धान ग्रेड ए 2014 में ये 1400 रुपए था और आज ये इसका जो एमएसपी है 2389 रुपए। कांग्रेस ने ये भी हमारे किसान भाइयों के अंदर एक भ्रम फैलाया कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद हो जाएगा। ये अपने चेहरे को देखें,
ये शीशे में चेहरा देखते हैं, शीशे को गलत कहते हैं। शीशा गलत नहीं है, आपका चेहरा गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये राहुल गांधी जी